लेकिन ये केस उलझ कहाँ गया, कुछ समझ से परे है ये केस। लास्ट क्लास में हमने कितनी गाइडलाइंस लिख ली थी विद रेस्पेक्ट टू अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग? ओम प्रकाश गुप्ता, रणबीर बी गोयल तक हो गया था। सब्सिक्वेंट प्लीडिंग और अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग में मेरे को डिफरेंसेस लिखवाने थे, है ना। चलिए, लास्ट क्लास में हमने गाइडलाइंस देखी कि क्या दिशा निर्देश होने चाहिए व्हाइल अलाउइंग एन एप्लीकेशन फॉर द अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग। ये अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग की एप्लीकेशन आरजेएस के मेंस में ऑर्डर राइटिंग में आती है। तो जितनी भी गाइडलाइंस ने लिखाई है आपको, ये सारी गाइडलाइंस बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है और ये इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं आपसे। सपोज देयर इज एन अमेंडमेंट, देयर इज एन एप्लीकेशन फाइल फॉर द अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग, एक स्टूडेंट है अपने यहीं के, उनसे पूछा भी इंटरव्यू में यही सवाल, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग के रिगार्डिंग गाइडलाइंस। समझ में आई? सवाल ये है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, टेंथ पॉइंट है ना, हाँ 9 पॉइंट है ना, तो 9 पॉइंट में देयर इज अ डिफरेंस। हम जो आज डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन टू थिंग्स, दो चीजों के बीच में हम डिफरेंसेस देखेंगे। वन इज अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग, and the other one is subsequent pleading. Amendment of pleading और subsequent of pleading में we will look out the what are the major differences between these two provisions, ठीक है, and we will make sure that कि आपको समझ में आया है। अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग का मतलब क्या होता है सर? अमेंडमेंट प्लीडिंग का मतलब होता है कि आप कोई प्लीडिंग को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। जैसे मान लीजिए सपोज देयर इज ए प्लेंट, एक वाद पत्र है, एक प्लेंट है, ये प्लेंट कौन फाइल करेगा? अपना प्लेंटिव। प्लेंट इज द इनिशिएशन ऑफ द सूट। किसी भी वाद की जो शुरुआत होगी वो किससे होगी? बाय प्रेजेंटिंग द प्लेंट। अब प्लेंट में सर मान लीजिए 4 पॉइंट रेज किए थे, अब पार्टी चाहती है कि चौथे पॉइंट को पूरा ही सब्स्टिट्यूट करना है। क्या करना है? प्रतिस्थापित करना है। पार्टी चाहती है कि 4 नंबर की जगह एक नया 4 नंबर इंसर्ट किया जाए। समझ में ही बात? इसको कहते हैं हम लोग अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग। या पार्टी चाहती है कि 4 नंबर को हटा दिया जाए, रिडंडेंट माना जाए। रिडंडेंट मतलब होता है अनस्तित्व में माना जाए, उसे रिडंडेंट बोलते हैं, कि मतलब उसका अस्तित्व खत्म कर दिया जाए। तो ये सब अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग के थ्रू होता है। लेकिन सब्सिक्वेंट प्लीडिंग क्या होती है? इसको हम कहते हैं पश्चातवर्ती अभिवचन। क्या कहते हैं? और ये स्टेज कब आती है समझेगा बात। सब्सिक्वेंट प्लीडिंग की स्टेज कहाँ आती है समझिएगा। सपोज प्लेंट फाइल हुई थी, रिटन स्टेटमेंट फाइल हुआ था, ऑन दैट इट सेड द इश्यूज आर सेटल्ड। सेटलमेंट ऑफ इश्यूज हो गए, यहाँ तक विवादों को स्थिरीकरण कर दिया पार्टी ने। एविडेंसेस चल रहे थे, प्लेंटिव एविडेंसेस, डिफेंडेंट एविडेंसेस। तभी यहाँ पे क्या होता है सर? डिफेंडेंट एविडेंसेस में एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश करता है कौन? डिफेंडेंट। जब डिफेंडेंट का एविडेंस चल रहे थे, जब प्रतिवादी के साक्ष्य चल रहे थे, एक नया दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है प्रतिवादी द्वारा। एक न्यू डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर दिया कोर्ट के सामने और उस पॉइंट में कुछ एडिशनल पॉइंट रेज किए अगेंस्ट द प्लेंटिफ। अगेंस्ट द प्लेंटिफ, प्रतिवादी के खिलाफ कुछ विरुद्ध कुछ बिंदु उठा लिए, समझिएगा सर, और समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ पॉइंट्स रेज किए ऑन दैट रिलेवेंट पॉइंट ऑफ टाइम। अब जो पॉइंट्स रेज किए हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? इसके लिए रिप्लाई करना पड़ेगा इसको। तो एक कोर्ट से परमिशन चाहता है टू फाइल एन सब्सिक्वेंट प्लीडिंग। ये कोर्ट को क्या चाहता है सर? कि मैं सब्सिक्वेंट प्लीडिंग फाइल करूं, सब्सिक्वेंट प्लीडिंग फाइल करूं, कोर्ट से चाहता है, ठीक है। सब्सिक्वेंट प्लीडिंग ये फाइल करना चाहता है और इसका इफेक्ट भी मैं आपको बताता हूं। इसका इफेक्ट क्या होता है? जैसे मान लीजिए
प्लेंट फाइल की गई थी 1/1/2000। इस दिन वाद पत्र संस्थित किया गया था, समझिएगा बहुत ध्यान से, इस दिन वाद पत्र संस्थित किया गया था। जिस दिन रिप्लाई फाइल किया गया, तो इस रिप्लाई का इस स्टेज पर जाके यहां पर एक सब्सिक्वेंट प्लीडिंग फाइल करी है, जिसको हमने क्या कहा था, प्रत्युत्तर, रिजॉइंडर। क्या कहा है हमने इसको? रिजॉइंडर, रेप्लिकेशन, प्रत्युत्तर। प्रत्युत्तर मतलब होता है जो ये दिखा दिया है उसका उत्तर दिया है। अब ये सब्सिक्वेंट प्लीडिंग फाइल करी है, ये फाइल करी है अपने प्लेंटिफ ने। मतलब अर्लियर इन द प्लेंट, सपोज अर्लियर इन द प्लेंट देयर वाज 4 पॉइंट्स, इसके साथ एक नई प्लेंट उसने फाइल करी है, ये सब्सिक्वेंट प्लीडिंग है। पश्चातवर्ती अभिवचन, किसी को प्रतिस्थापित नहीं किया है, किसी को सब्स्टिट्यूट नहीं किया है, पुरानी जो है वो तो है, एडिशनली एक जो चीज फाइल की जा रही है। मान लीजिए जिस दिन ये एडिशनली सब्सिक्वेंट प्लीडिंग की गई थी, ये की गई थी 1/1/2000। कब की गई थी? अब समझने की कोशिश कीजिएगा प्लीज, इस समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। मान लीजिए सब्सिक्वेंट प्लीडिंग फाइल की गई थी 1/1/2022 को। क्या अंतर होता है दोनों में? जिस दिन तुम सब्सिक्वेंट प्लीडिंग फाइल कर रहे हो, उसको कोर्ट मानेगा कि आपने वो उसी दिन फाइल किया है। मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ रिलेटिंग बैक, डॉक्ट्राइन ऑफ रिलेटिंग बैक इसमें अप्लाई नहीं होता। मतलब अब ये नहीं माना जाएगा कि भैया आपने अगर 1/1/22 को किया है तो इसका मतलब है कि ये इस दिन से नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है सर, डॉक्ट्राइन ऑफ रिलेटिंग बैक वुड नॉट अप्लाई, डॉक्ट्राइन ऑफ रिलेटिंग बैक वुड नॉट अप्लाई, यहां पर लागू नहीं होगा। ठीक है ना सर? लेकिन अगर मैं वहीं पे बात करता हूं किसकी, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग की, किसकी बात करता हूं सर? मैं बात करता हूं अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग की। अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग का मतलब, जैसे मान लीजिए प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, और यहाँ पे एविडेंसेस चल रहे थे, प्रोसिक्यूशन एविडेंस, फिर डिफेंडेंट, प्लेंटिव एविडेंस, डिफेंडेंट एविडेंस, और यहाँ पे हम क्या करते हैं सर, अमेंड करते हैं। अमेंड का मतलब क्या है कि हम पुराने अभिवचन को, ओल्ड प्लीडिंग्स को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं बाय द वे ऑफ न्यू प्लीडिंग। ये हमने किया सर। मान लीजिए प्लेंट फाइल हुई थी 1/1/2021 को हमने प्रिंट लगाई, समझना बात। अमेंडमेंट किया हमने 1/1/2000। कोर्ट क्या मानेगा कि आपने अमेंडमेंट कब किया है, 1/1/2021 का ही माना जाएगा। समझ में आई? यहां पे डॉक्ट्राइन ऑफ रिलेटिंग बैक अप्लाई होता है, संबंध वापसी का सिद्धांत। अप्लाई हियर इन अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग। लेकिन जहां हम बात करते हैं सब्सिक्वेंट प्लीडिंग में, वहां पे डॉक्ट्राइन ऑफ रिलेटिंग बैक नहीं लगता। अब कोई मुझे बताएगा कि इसका पर्पस क्या है, क्या काम आता होगा ये? एक डेट पीछे मान लिया, समझ में आया, वहां क्यों नहीं माना वो समझाइए मुझे। कोई बताएगा मुझे, कोई भी बताइए मुझे कि सर इन सब का क्या फर्क पड़ता है, डॉक्ट्राइन ऑफ रिलेटिंग बैक का क्या क्या फर्क पड़ गया सर? कुछ तो होगा ना बात। जैसे मैं जहां बात करता हूं सब्सिक्वेंट प्लीडिंग में डॉक्ट्राइन ऑफ रिलेटिंग बैक अप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे नहीं लग रहा है, कुछ तो फर्क होगा, कुछ तो अंतर होगा चीजों का। इसका मतलब यह है कि आप जो एडिशनल पॉइंट्स उठा रहे हो, आप जो एडिशनल पॉइंट्स उठा रहे हो, आप जो एडिशनल प्लीडिंग कर रहे हो, इसका लिमिटेशन एक्ट में होना मैंडेटरी है। अगर ये लिमिटेशन एक्ट, अगर मान लीजिए लिमिटेशन एक्ट एक्सपायर हो जाता है इन बिटवीन अगर लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो गया, परिसीमा काल अगर बीच में समाप्त हो गया, लिमिटेशन पीरियड अगर खत्म हो जाता है कहीं पे, तो आप नए पॉइंट्स नहीं उठाओगे। समझ में आई? इसलिए वो क्या कर रहा है, आपको डॉक्ट्राइन ऑफ रिलेटिंग बैक अप्लाई नहीं होने दे रहा, संबंध वापसी सिद्धांत लागू नहीं कर रहा है। लेकिन अमेंडमेंट में क्या होता है, पुरानी को हटा के नई पूरी लेके आते हो आप, इसलिए वहां पे लगता है। अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग का प्रभाव तब से माना जाएगा। इफेक्ट ऑफ अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग का क्या होता है, इफेक्ट ऑफ अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग ये है कि जिसे अमेंड कर रहे हो
उस दिन से नहीं मानते हैं जिस दिन प्लेंट फाइल की गई थी उससे माना जाता है। लेकिन अगर आप सब्सिक्वेंट प्लीडिंग लेके आते हो, सब्सिक्वेंट प्लीडिंग वी विल डिस्कस इन order 9 something, order 9 rule 9, there is some provision, order 8 rule 9, there is something, some provision is there, we will get that provision also जहाँ मैं सब्सिक्वेंट प्लीडिंग की बात करूंगा। तो सब्सिक्वेंट प्लीडिंग का मतलब ही यही है कि सर अमेंडमेंट प्लीडिंग और सब्सिक्वेंट प्लीडिंग में यही अंतर है। सबसे मेन डिफरेंस क्या है कि सर सब्सिक्वेंट प्लीडिंग जिस दिन ऐड करते हो उस दिन की डेट से उसको माना जाता है, लेकिन अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग जिस दिन तुमने अमेंड किया, तुमने प्लेंट अमेंड करी, रिटर्न स्टेटमेंट अमेंड किया, तो उसका प्रभाव क्या हो जाता है, बैक डेट से चले जाते हो आप। फिर समझ में आई? डायग्राम प्लीज नोट कर लीजिएगा। अभिषेक नहीं आया? थोड़ा थोड़ा आया। लिमिटेशन एक्ट पढ़ा था आपने मुझसे? तो लिमिटेशन एक्ट में याद है मैंने पढ़ाया था सेक्शन 21। अभी लिखवाऊंगा तब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। एक हेडिंग लिखिए अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग, डिफरेंसेस में लिखवाता हूँ, तो थोड़ा सा अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग के ऊपर लिखवाता हूँ। हम किस दिन से मानेंगे अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग लागू हुआ है? जिस दिन प्लेंट फाइल हुई थी। समझ में आई बात? सब्सिक्वेंट प्लीडिंग में हम उस दिन से नहीं मानते, पश्चातवर्ती अभिवेचन जो भी करोगे वो उस दिन से माना जाता है जिस दिन उसकी एप्लीकेशन कोर्ट ने अलाउ किया है। समझ में आ रही कहानी? कश्मीरा ऊपर से तो नहीं गया, शक्ल से लग रहा है ऊपर से गया है। दोबारा बताऊं एक बार और? ठीक है, बोला करो ना तो एक बार और बताऊं। डायग्राम बना लेने दो, फिर मैं दोबारा बताता हूँ आपको। डायग्राम बन गया? हाँ मैटर इश्यूज नहीं बनाता है कोर्ट, मैटर इश्यू अलग चीज होती है, कोर्ट सिर्फ इश्यूज बनाता है। तो कोर्ट दोबारा इश्यू बना लेगा भाई, पहले वाले इश्यू तो बने हुए हैं ना। कोर्ट जो नई प्लीडिंग हुई है उसके बेसिस पर अगर कोई पार्टी डिनाई कर रही है किसी बात को, या कोई पार्टी किसी बात को एक्सेप्ट कर रही है, उसके अकॉर्डिंग इश्यू बना लेगा। भाई कोई पार्टी अगर मान लीजिए 4 पॉइंट मैंने नए उठा लिए यहाँ पे, ये 3 पॉइंट नए उठा लिए मैंने यहाँ पे, समझिए एक बार इधर, मान लीजिए मैंने 3 पॉइंट नए उठा लिए, तो सर का सवाल ये है, तो सर क्या आप दोबारा से इश्यूज बनेंगे इस 3 पॉइंट के रिगार्डिंग? यस। अगर पार्टी डिनाई करेगी या असर्ट करेगी या तो स्वीकृत करेगी या प्रत्याख्यात करेगी, तो उस पर तो दोबारा से इश्यू बनेगा ना। समझ में आई कहानी? समझ में आई? मुश्किल आई आ गई? दोबारा समझाता हूँ मैं एक बार। डायग्राम जल्दी बनाइए। हो गया डायग्राम? इसकी और ये वाला हो गया अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग का। इस डायग्राम को बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए। ये डायग्राम्स ही हैं जो भी जान है पूरी सीपीसी की। तुम्हारा डायग्राम खत्म तो बच्चे कहते हैं ना कि सर नोट्स दे दो। नोट से क्या समझोगे? नोट से अगर बच्चा जज बनता है तो मार्केट में तो इतनी बुक्स है, इतने नोट्स, इतने मटेरियल पढ़ लो, जाओ बनो जाओ जज। अंडरस्टैंडिंग ही तो है लोग की क्या है। हेडिंग डालिए अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग, अभियोजनों में संशोधन। लिख लो एक बार, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा समझाऊंगा, ठीक है ना। एक बार लिख लो, पहले लिखिए इसको और फोकस होकर बैठा कीजिए क्लास में। जितना कंसंट्रेटेड रहेंगे, जितना एकाग्रचित रहेंगे, उतनी चीजें एक बार में दिमाग में जाएगी। आपकी निगाह सिर्फ मेरे बोले हुए शब्दों पर इधर होनी चाहिए कि क्या चल रहा है, कहां से क्या चल रहा है। समझ में एक ही बार में समझ में आ जाएगा। होशियार बच्चे हो सारे, कोई भी डफर नहीं क्लास में। अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग, अभियोजनों में संशोधन, लिखना स्टार्ट कीजिए। whenever a new pleading whenever a new pleading wherever a new pleading जहां कहीं भी कोई नया अभिवचन, जहां कहीं भी कोई नया अभिवचन पक्षकारों द्वारा लाया जाता है, wherever a new pleading has been introduced by the has been introduced by the has been introduced by the parties has been introduced by the parties, it is said to be substitution of pleading. It is said to be substitution of original pleading. It is said to be substituted of original pleading. पक्षकारों द्वारा लाया जाता है तो इसे तो इसे तो इसे मूल अभिवचनों का
नए अभिवचनों द्वारा प्रतिस्थापित करना समझा जाता है। तो इसे मूल अभिवचनों का नए अभिवचनों से प्रतिस्थापित करना समझा जाता है। मूल अभिवचनों का नए अभिवचनों से प्रतिस्थापित करना समझा जाता है। प्रतिस्थापित करना समझा जाता है। अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग is not in addition to the original pleading. Amendment of pleading, it is not in addition with the original pleading. अभिवचनों में संशोधन मूल अभिवचनों के अतिरिक्त नहीं होता। रेदर इट इज ए सब्स्टिट्यूशन, बल्कि ये प्रतिस्थापित होता है। रेदर इट इज ए सब्स्टिट्यूशन। हेडिंग डाली सब्सिक्वेंट प्लीडिंग, पश्चातवर्ती अभिवचन। बल्कि ये प्रतिस्थापित होता है। थोड़ा सा तेज लिखने की हैबिट डालिए अभिषेक। बल्कि ये प्रतिस्थापित होता है। सब्सिक्वेंट प्लीडिंग, प्रतिस्थापित अभिवचन। सब्सिक्वेंट प्लीडिंग को लिखिए पश्चातवर्ती अभिवचन। हेडिंग डालिए पश्चातवर्ती अभिवचन, सब्सिक्वेंट प्लीडिंग। इसमें लिखिए दे आर नॉट सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्लीडिंग। ये है अभिवचनों का प्रतिस्थापित करना नहीं होता। ये अभिवचनों को प्रतिस्थापित करना नहीं होता। दे आर नॉट सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्लीडिंग, रेदर दे आर इन एडिशन टू द प्लीडिंग। बल्कि ये मूल अभिवचनों के अतिरिक्त की गई अभिवचन होते हैं। मूल अभिवचनों से अतिरिक्त किए गए अभिवचन होते हैं, जबकि ये मूल अभिवचनों से अतिरिक्त किए गए अभिवचन होते हैं। रेदर दे आर एडिशन टू द प्लीडिंग। कॉपी को दो भागों में डिवाइड करेंगे, ज्यादा लंबा डिवाइड मत करना, डिफरेंसेस लिखवाऊंगा। एक तरफ लिखिए अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग, एक तरफ लिखिए सब्सिक्वेंट प्लीडिंग। अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग और सब्सिक्वेंट प्लीडिंग, अभिवचनों में संशोधन और पश्चातवर्ती अभिवचन। फर्स्ट पॉइंट लिखिए अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग में, अभिवचनों में संशोधन में फर्स्ट पॉइंट लिखिए न्यू प्लीडिंग सेड टू बी सब्स्टिट्यूशन ऑफ ओरिजिनल प्लीडिंग। न्यू प्लीडिंग इज सेड टू बी सब्स्टिट्यूशन ऑफ ओरिजिनल प्लीडिंग। नए अभिवचन पुराने अभिवचनों को प्रतिस्थापित करेंगे। न्यू प्लीडिंग सेड टू बी सब्स्टिट्यूशन ऑफ ओरिजिनल प्लीडिंग। नए अभिवचन पुराने अभिवचनों को प्रतिस्थापित करेंगे। सब्सिक्वेंट प्लीडिंग में लिखेंगे प्लीज। दूसरी साइड लिखिए पश्चातवर्ती अभिवचन में लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, इट इज एन एडिशनल प्लीडिंग। ये अतिरिक्त अभिवचन होते हैं। इट इज एन एडिशनल प्लीडिंग, ये अतिरिक्त अभिवचन होते हैं। along with the original pleading, ये अतिरिक्त अभिवचन होते हैं जो कि मूल अभिवचन से अतिरिक्त होते हैं। इट इज एन एडिशनल प्लीडिंग along with the original pleading। सेकंड पॉइंट लिखेंगे इधर। सेकंड पॉइंट लिखिए the doctrine of relating back should apply here। यहाँ संबंध वापसी का सिद्धांत लागू होता है। अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग लिखना है, ठीक है ना। यहाँ संबंध वापसी का सिद्धांत लागू होता है। डॉक्ट्राइन ऑफ रिलेटिंग बैक शुड अप्लाई हियर। सब्सिक्वेंट प्लीडिंग में लिखिए सेकंड पॉइंट। पश्चातवर्ती अभिवचन में लिखिए सेकंड पॉइंट, it does not relate back to the original pleading। यहाँ संबंध वापसी का सिद्धांत लागू नहीं होता है। और जो डायग्राम बनाया ना मैंने, आप डायग्राम बनवाया ना, वो डायग्राम से समझ लेना संबंध वापसी सिद्धांत क्या होता है। संबंध वापसी सिद्धांत मतलब होता है कि आप बैक डेट से सीधा लिंक करते हो, पीछे वाली डेट से लिंक करते हो। जैसे आज याद कीजिए सेक्शन 21 लिमिटेशन एक्ट, वहां मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि सर अगर कोई पार्टी नई एड होती है तो आप हमेशा उसको पिछले वाली डेट से काउंट माने। सिर्फ कुछ 3-4 केसेस एक्सेप्शन से उसके प्रोवाइजो था उसका, उसको छोड़ के बाकी सब में क्या हो जाएगा, संबंध वापसी सिद्धांत लागू होता है। लिमिटेशन के पर्पज से ये किया जाता है। मान लीजिए कोई पार्टी नया क्लेम लेके आना चाहती है। कोई पार्टी क्या चाहती है,
कोई नया क्लेम लेके आना चाहती है, या तो पार्टी को अपना अधिकार छोड़ना पड़ेगा। अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग का बैक डेट में लगता है, समझ में आई बात। अगर कोई पार्टी नया क्लेम लेके आना चाहती है, कोई पार्टी चाहती है नया क्लेम लेके आना, तो या तो उसको अपना ओरिजिनल क्लेम छोड़ना पड़ेगा, तभी उसका अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग में पीछे जाएगा ना। लेकिन अगर वो एडिशनली कुछ मांग रहा है तो वो लिमिटेशन पीरियड में होना चाहिए जो वो चीज मांगने वाला है। बात समझ में आई। इसलिए यहाँ पे रिलेटिंग बैक का सिद्धांत लगता है सब्सिक्वेंट प्लीडिंग में, क्योंकि आप जब तक कुछ छोड़ोगे नहीं, कुछ नया कैसे प्राप्त करोगे। और पार्टी अननेसेसरी प्लीडिंग नहीं करती है फिर, क्योंकि देखिए लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो गया। लिमिटेशन पीरियड क्या हो गया उसका, एक्सपायर हो गया। अब सब्सिक्वेंट, वरना पार्टी क्या करेगी, सब्सिक्वेंट प्लीडिंग लगा के अरे अगर सब्सिक्वेंट प्लीडिंग में डॉक्टर ऑफ रिलेटिंग बैक होता तो पार्टी क्या करती, उसको लगता कि यार ये क्लेम तो मेरा गया, चलो नया क्लेम लाता हूं और एक सब्सिक्वेंट प्लीडिंग कर देता हूं। अगर इसका प्रभाव बैक डेट से होता तो इसे तो कभी केस खत्म ही नहीं हो पाता। लॉजिकली सोचिए, समझ में आई बात। लेकिन अमेंडमेंट में क्या करना होता है सर, सब्स्टिट्यूशन करना होता है, पुराने को छोड़ो नए को पकड़ो, और उसको भी देखा जाएगा लिमिटेशन में है या नहीं। बात समझ में आ रही है। वरना सर पार्टी क्या करती, पार्टी को लगता ना सर मैं केस हार रहा हूं या केस हार रही हूं, वो 80 उसी मोमेंट क्या करता, एक सब्सिक्वेंट प्लीडिंग करता, वो 4 पॉइंट तो है ही, उसके अलावा 5 6 7 और लेके आता, तो लेके आ सकता है ला तू, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लिमिटेशन पीरियड में लेके आ, क्योंकि अगर तू बाद में लेके आया और तू सोचता है कि ये फर्स्ट डे से काउंट किया जाए, तो नहीं किया जाएगा। लॉजिकली सोचिए ना, लॉजिकली सोचेंगे तो सीपीसी का बहुत वजूद है, और इलॉजिकल दिमाग लगा के चलेंगे तो समझ, तो आप सोचिए कि डॉक्टर रिलेटिंग बैक इसको क्यों नहीं दिया। ऐसे तो कभी कोई केस खत्म ही नहीं हो पाएगा। आप सोचिए सिविल सूट 10 साल चलता है, अब पार्टी आ गई सर 4 5 साल 6 साल बाद वापस से लो ये लो कुछ नए नए क्लेम और लेके आई है, तो नए क्लेम लेके आओ, लेकिन लिमिटेशन पीरियड के अंदर लेके आओ। कोर्स ऑफ एक्शन से तो देखो कि 3 साल है या नहीं है, जो भी लिमिटेशन पीरियड का टाइम दिया हुआ है। लिमिटेशन का पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, समझ में आई बात। आई थिंक 9 पॉइंट हो गए थे ना, 10वां लिखिए। 10वां लिखिए। हमने जब रेस जुडिकेटा पढ़ा था, आज कौन सा लेक्चर है हमारा, 66वां लेक्चर है ना, 66 लेक्चर है सीपीसी का, वी आर स्टिल इन ऑर्डर 6। कोई हमारी स्पीड देख लेना कि किस स्पीड से पढ़ा रहा हूँ मैं, वो तो क्या सर, बट मुझे लगता है कि एक बार अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। तुम एक बार अच्छे से पढ़ लो ना चीज़ों को बहुत डीप में, तो फिर कोई एग्जाम आए तुम्हें डर नहीं होगा। और आप जाके एक बार सिंगल देख लेना, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ इस क्लास में, एक बार जाके एक बुक आती है सिंगल अनसोल्ड जाके देख लेना, हर टॉपिक जो पढ़ाया हुआ है वो वहां मिल जाएगा आपको उस बुक में। एक ऐसा मेंस, तो हम मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं, इस बैच को मेंस के लिए पढ़ाया जा रहा है। अब एक टॉपिक, एक चीज समझिएगा, मैंने रेस ड्यूटी के टाइम में आपको बताया था, मान लीजिए दिस इज द सूट नंबर 1, ए वर्सेस बी, द केस हैज बीन डिक्रीड। मैंने अगर लिख दिया कि केस क्या हो गया है, डिक्री, तो मतलब ए जीत गया। अगर मैं लिख देता डिसमिस, तो मतलब ए हार गया, ये होता केस डिक्री हो गया इसके फेवर में। सूट नंबर 2 फाइल किया बी वर्सेस ए ने, समझ में आई बात। मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि जब भी पार्टी अपील में जाती है तो मैटर रेस सब जुडिस हो जाता है। क्या हो जाता है, सेक्शन 10, ये बताया था मैंने आपको कि मतलब अपील में जब भी जाएगी तो अपील को क्या मानते हैं हम, अपील इज द पेंडेंसी ऑफ सूट। अपील को क्या माना गया है, अपील का मतलब ये होता है कि सूट अभी तक क्या है सर, पेंडिंग है। हमने ये पढ़ा कि सर अमेंडमेंट जो होगा वो बिफोर जजमेंट कर लो, आप जजमेंट के पहले जितना अमेंड करना है कर लो। अगर हम इस कंसेप्ट से जाएं कि एक पार्टी अपील में चली गई, एक पार्टी कहां चली गई सर, एक पार्टी अपील में चली गई। जब एक पार्टी अपील में चली गई तो मैटर बन गया रेस सब जुडिस। जो पार्टी बिफोर जजमेंट उसको अमेंड नहीं कर पाई थी वो कहां अमेंड कर देगी उसको, और यही पॉइंट बोला एक केस के अंदर। केस का नाम लिखिए, किसका नाम लिखिए, फर्स्ट लेक्चर है आपका
थोड़ा सा ऊपर से जा सकता है, बट हाँ तो बस ठीक है, फिर पकड़ लोगे आप, बिल्कुल ब्लैंक नहीं जाएगा। जसवंत कौर, किसका नाम लिखिए? जसवंत कौर वर्सेस सुभाष पालीवाल। सुभाष पालीवाल। दिस इज 2009 सुप्रीम कोर्ट। 2 पॉइंट बोले थे इस केस के अंदर अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग को लेके। अब ये कहना चाह रहे हैं सर आप अब चाहे ना तो अपील में जाके भी क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं प्लीडिंग्स को। हाँ यही तो समझाया था, अभी तो समझिएगा। हमने रेज जुडिकाटा में पढ़ा था कि आप अगर अपील में चले जाएंगे, अपील को कंटिन्यूशन ऑफ सूट माना जाता है। अपील को क्या मानते हैं हम लोग? कंटिन्यूशन ऑफ सूट, मतलब अभी भी वाद चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। हमने ऑर्डर 6 रूल 17 में पढ़ा कि भैया किसी भी स्टेज पे हो सकता है, बट बिफोर जजमेंट आपको अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग करानी पड़ेगी। बिफोर जजमेंट यू टू डू अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग। लेकिन जब एक मैटर जो डिसाइडेड हो चुका है, अगर वो मैटर अपील में चला गया, तो जैसे अपील में जाता है तो वो क्या हो जाता है, कंटिन्यूशन ऑफ सूट। इसका मतलब क्या है कि वो है रेस सब जुडिस। रेस सब जुडिस मतलब क्या होता है, पेंडेंसी, पेंडिंग है अभी भी कोर्ट, अभी भी मैटर पेंडिंग है बिफोर द कोर्ट। जब मैटर पेंडिंग है बिफोर द कोर्ट तो अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग हो सकता है ना। यही बात बोला सुभाष पालीवाल ने। तो आप अपील में जाके भी प्लीडिंग से अमेंड कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस है। आपको कोर्ट को बहुत स्ट्रांगली बताना पड़ेगा कि वो फैक्ट्स थे जो विदाउट ड्यू डिलिजेंस आज भी हम लोग पिक नहीं कर पाए, मतलब सम्यक तत्परता बरतने के बावजूद भी हम उन पॉइंट्स को उठा नहीं पाए। उसकी गाइडलाइंस कहती है वो लिखो। पहला पॉइंट लिखिए, amendments of pleading will be allowed even at the stage of appeal. Amendments of pleading will be allowed at the stage of amendments of pleading will be allowed even at the stage of appeal. Amendments of pleading will be allowed even at the stage of pleading. अभिवचन में संशोधन, 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 अपील के स्तर पर भी किया जाएगा, अपील के स्तर पर भी किया जाएगा, अपील के स्तर पर भी किया जाएगा। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, if the appellate court remands the case back, if the appellate courts remand the case back to the trial court, if the appellate court remands the case back to the trial court, such remand order is appealable, such remand order is appealable, such remand order is appealable। वे केस हमारे जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग, उससे रिलेटेड नहीं है पर लिखवा देता हूं मैं। लिखिए, यदि अपीलीय न्यायालय द्वारा, यदि अपीलीय न्यायालय द्वारा, यदि अपीलीय न्यायालय द्वारा मामले को विचारणीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, मामले को विचारणीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, यदि अपीलीय न्यायालय द्वारा मामले को विचारणीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, तो ऐसे रिमांड आदेश को भी, तो ऐसे रिमांड आदेश को भी, तो ऐसे रिमांड आदेश को भी अपील, ऐसे रिमांड आदेश की भी अपील की, तो ऐसे रिमांड आदेश की भी अपील की जा सकती है, तो ऐसे रिमांड आदेश की भी अपील की जा सकती है। अभी ये केस हमारे से लिंक नहीं है, लेकिन ये अभी इस टॉपिक से रिलेटेड केस नहीं है, लेकिन पॉइंट बोला था कोर्ट ने इस केस में, 2 पॉइंट बोले थे, एक पॉइंट ये भी था। तो आप ये हमारे इस ऑर्डर 6 रूल 17 से रिलेटेड नहीं है, ये जब अपील फ्रॉम ऑर्डर पढ़ाऊंगा तब उस टाइम का केस है ये, ठीक है ना, ऑर्डर 43 का। लेकिन यहाँ पे बोली थी तो हमने लिखवा दी, ठीक है ना सर। सेक्शन नंबर 11 लिखिए, और 11 पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 11 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और समझने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, ऐसी बात है कि जब भी कोई जजमेंट आता है, जब भी कोई जजमेंट दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उसका एक इम्पैक्ट होता है। मैंने आपको बताया कि सर अमेंडमेंट कर सकते हो, लेकिन कोज ऑफ एक्शन को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, कोज ऑफ एक्शन को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते।
कोज ऑफ एक्शन सब्स्टिट्यूट करने का क्या मतलब है, समझिएगा। ऑर्डर टू रूल 2 में हमने पढ़ा कि एक कोज ऑफ एक्शन के ऊपर एक केस। कोज ऑफ एक्शन क्या होता है पहले वो समझिए, जिन बच्चों को नहीं पता। कोज ऑफ एक्शन तो सिंपल सा मतलब है कि देयर इज ए लीगल राइट एंड वायोलेशन ऑफ सच, कि आपके पास एक विधिक अधिकार है और विधिक अधिकार का क्या हो गया सर, उल्लंघन हो गया, उसका वायोलेशन हो गया है, तो आपको एक कोज ऑफ एक्शन मिलेगा। जैसे मान लीजिए सपोज मेरे पास एक जमीन थी, इस जमीन का नाम है इसका जब नाम क्या रखूं मैं इस जमीन का, इसका नाम P1 रख देता हूँ और इसका नाम P2 रख देता हूँ, ठीक है ना सर। प्लॉट 1 एंड प्लॉट 2, इसका होल एंड सोल ओनर था ए, ठीक है। एक दिन क्या होता है सर, एक्स आके इस P1 पे कब्जा कर लेता है, तो केस कोर्ट में चलता है ए वर्सेस एक्स, केस चलता है ए वर्सेस एक्स के नाम से विद रेस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी P1। इस प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा होता है ऑन 1/1/2021, 1 जनवरी 2021 को इस प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा होता है। तो मतलब कोज ऑफ एक्शन कब से स्टार्ट हो गया, 1 जनवरी 2021 से। इसके बाद जो टाइम पीरियड है सूट फाइल करने का वो है 12 साल का, लिमिटेशन की अगर आप 64 के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आर्टिकल 64 12 साल का टाइम है सर इसके पास में। प्रॉपर्टी के ऊपर जो कब्जा किया है उसके ऊपर उसको सूट फाइल कर सकता है, अंडर सेक्शन 5 भी कर सकता है, 6 भी कर सकता है, जो भी इसको ठीक लगता है उसके अंदर केस फाइल कर सकता है। अब ये केस फाइल करता है इस कोज ऑफ एक्शन के लिए। जनरल प्रिंसिपल ये है कि एक कोज ऑफ एक्शन पर एक केस। कुछ महीनों बाद 1/6/2021 को एक्स ही आके P2 पे भी कब्जा कर लेता है। तो वही जनरल रूल कि एक कोर्स ऑफ एक्शन पर एक केस। लेकिन भैया P2 के लिए, अगर ए के लिए P2 ज्यादा वैल्यूएबल था, ए के लिए क्या ज्यादा वैल्यूएबल है P2, P1 इतना वैल्यूएबल नहीं था क्योंकि बंजर जमीन है। उसको लगा कि यार चलो ठीक है, इसके पास कोर्ट फीस नहीं है देने के लिए, तो ये क्या करता है, इसी केस में जो ये केस लग रहा है ना ए वर्सेस एक्स, किसके लिए, P1 जमीन के लिए, तो इसी के लिए अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग कर देता है और बोलता है कि सर पहले मेरा जो वाद था, सूट था, वो P1 के लिए था, आप सर मेरे कोज ऑफ एक्शन को क्या कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट, और उसकी जगह आप कर दीजिए P2। वो बाद में चाहता है कि सर इसी केस में मैं किसके लिए सूट फाइल कर दूं, P2 के लिए, और कोज ऑफ एक्शन की डेट कर दीजिए सर उसमें 1/6/2021। कोर्ट इसको अलाउ नहीं करेगा, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ कोज ऑफ एक्शन। आप वाद हेतु को प्रतिस्थापित करने वाले संशोधनों को अलाउ नहीं करेंगे, मतलब ऐसा कोई अमेंडमेंट अलाउ नहीं करेंगे जिसमें क्या हो जाए सर, कोज ऑफ एक्शन ही सब्स्टिट्यूट हो जाए। बात समझ में आई, कोज ऑफ एक्शन सब्स्टिट्यूट हो जाए ऐसा कोई अमेंडमेंट अलाउ नहीं करेंगे। दिस इज वेरी लैंडमार्क जजमेंट इन दैट रिगार्ड। रीवा जीतू बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, लिखिए, एक लिखिए, सेक्शन नंबर 10 है ना, पॉइंट नंबर 10 है, 11 में लिखिए, बाय अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग पार्टीज कैन नॉट बी अलाउड टू सब्स्टिट्यूट द कोज ऑफ एक्शन। बाय अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग parties cannot be allowed to substitute the cause of action. By amendment of pleading, parties cannot be allowed to substitute the cause of action. जब आप जज बन जाएंगे तो जुडिशियल एकेडमी में आपको जजमेंट पढ़ाया जाता है। कहीं से मुझे नोट्स अरेंज हुए जुडिशियल एकेडमी में जो पढ़ाते हैं, तो मैंने उसमें ये रीवा जीतू वाला जजमेंट देखा, मैंने कहा अच्छा ये पढ़ा रहे हैं आपको आजकल। तो दोस्त बना था तो मैं उसके घर गया था मिलने के लिए, उस टेबल में नोट्स पढ़े थे जुडिशियल एकेडमी के। मैंने कहा अच्छा ये रीवा जीतू पढ़ते हो आप लोग, अच्छा रीवा जीतू, तो मैं रीवा जीतू तुम्हें भी पढ़ाता हूँ, रीवा जीतू क्या होता है। जब जज बनोगे तब तो पढ़ोगे सही, अभी भी पढ़ लो।
जीवा जी तो दिखाऊं, पहले केस दिखाऊं, फिर समझते हैं। तुम लोग देखना जजमेंट्स को पढ़ने का डाल। कल हमने कौन सा जजमेंट पढ़ा था? हाँ जी बताइए, कौन सा जजमेंट पढ़ा था कल पढ़ाया था कल मैंने। हाँ नाम बताइए, पढ़ते हो ना घर जाके तुम लोग? कल अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग पे जजमेंट पढ़ाया था मैंने एक। हाँ जी निशांत, क्या जजमेंट था, नाम था जो मैंने यहाँ पढ़ाया था आपको? जी कौन सा? उषा बाला साहेब। So Usha Bala Sahib is a landmark judgment in that regard. Reva Jetu. Yeah, this is the judgment. Look at the paragraph number 61. पढ़िए प्लीज। अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग की अगर आरजेएस के मेंस में अगर अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग का ऑर्डर पूछते हैं आपसे, ऑर्डर राइटिंग में, तो रेवा जीतू को साइड करना, उषा बाला साहब को साइड करना। और पढ़िए इसको। वेदर अमेंडमेंट इज नेसेसरी टू डिसाइड अ रियल कंट्रोवर्सी। सवाल ये, कोर्ट तो सबसे पहले देखता है अमेंडमेंट की एप्लीकेशन जब भी आएगी, आपको क्या चीज देखनी है? द फर्स्ट कंडीशन which must be satisfied before the amendment can allowed by the court is whether such amendment is necessary for the determination of for the real question in controversy. If that condition is not satisfied, the amendment cannot be allowed. This is the basic test which should govern the court discretion with refusal of amendment. This is the basic test मतलब क्या होता है? अरे रहता ना लिटमस टेस्ट करते हैं ना हम लोग कि क्षार है या अम्ल है, एसिड है या फिर बेस है, तो हम चेक करते हैं ना लिटमस पेपर को। वैसे ही सर आपको अगर टेस्ट करना है कि आपको अलाउ करना है नहीं करना है, तो एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, वो है कि अगर रियल क्वेश्चन इन कंट्रोवर्सी को आप डिटरमाइन कर रहे हो और नेसेसरी उसके लिए अमेंड करना, तो कर कीजिए और ना मत कीजिए। रीवा जीतू के अंदर ये बात बोली। और इसी को क्या बोलते हैं? द बेसिक, व्हाट इज द बेसिक टेस्ट फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ, व्हाट इज द बेसिक टेस्ट फॉर अमेंडमेंट टू अलाउिंग द अमेंडमेंट ऑफ अमेंडमेंट एप्लीकेशन। किसी ने भी संशोधन के लिए आवेदन किया है, उसको मान्य स्वीकार करने के लिए क्या परीक्षण होना चाहिए, क्या बेसिक टेस्ट होना चाहिए, क्या बेसिक प्रिंसिपल होना चाहिए, क्या बेसिक गाइडलाइंस है। दिस इज द गाइडलाइंस। समझ में आई बात? आगे पढ़िए। द अदर इंपॉर्टेंट कंडीशन, एक तो वो हो गई, एक द अदर इंपॉर्टेंट कंडीशन which should govern the discretion of the court is the potentiality, prejudice or injustice which is likely to cause the other party. मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर इरेपरेबल लॉस होता है, अपूर्णीय क्षति होती है, कल लिखवाया था मैंने उषा बाला साहब में, अगर अपूर्णीय क्षति होती है, अगर इरेपरेबल लॉस होता है पार्टी को ड्यू टू बाय सच अमेंडमेंट, तो अमेंडमेंट अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। बात समझ में आई? आगे देखिए, पहली कंडीशन तो क्या है सर? दिस इज द फर्स्ट कंडीशन एंड दिस इज द सेकंड कंडीशन। other side, ordinarily if other side is compensated by the cost and there is no injustice, अगर दूसरी साइड को पैसा दे दो, अगर वो खुश है पैसा देने पे, भाई उससे बोलो कि अगर चेंज किया तो तेरा कितना नुकसान हो जाएगा, कि सर मेरा पूरा नुकसान है, मेरे को दोबारा से ड्राफ्टिंग करानी पड़ेगी। ड्राफ्टिंग में कितना खर्चा आया था तेरे? 5,000। ठीक है 10,000 ग्रांट किए जाए, करा ले। 5,000 लगे थे ना, कोर्ट ने 10,000 का कॉस्ट लगा दिए, ले। अगर कॉस्ट आप दे रहे हो पार्टीज को तो आप ग्रांट कर सकते हो, ठीक है, बट इन प्रैक्टिस हार्डली एनी कोर्ट ग्रांट्स एक्चुअल कॉस्ट टू द अपोजिट साइड। लेकिन प्रैक्टिस में तो भैया कोर्ट अगर ऐसा है, कोर्ट अगर कॉस्ट लगाने लग जाए, अरे कोर्ट अगर कॉस्ट लगाने लग जाए प्रैक्टिस में, हड़ताल हो जाए। अरे सलीम बार ने तो बोल दिया, सलीम बार ने तो बोल दिया
कि रियलिस्टिक कॉस्ट लगाओ, यथार्थ खर्चा उनको लगाओ कि भाई रियलिस्टिक कॉस्ट होनी चाहिए, नॉमिनल कॉस्ट मत लगाओ। कोई फालतू डिले टैक्टिक्स करता है तो तुम कॉस्ट लगा दो कभी 100 रुपए की भी, 100 रुपए की भी कॉस्ट लगा दो, बाइकआउट हो जाएगा तुम्हारी कोर्ट का, फिर बार एंड बेंच से खराब होते हैं ना। तो सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को जानता है और सुप्रीम कोर्ट भी इस बात पे लिख रहा है यहाँ पे। अगर आप देखो तो यार सुप्रीम कोर्ट ने साफ लिखा है, बट इन द प्रैक्टिस हार्डली एनी कोर्ट ग्रांट्स एक्चुअल कॉस्ट टू द अपोजिट पार्टी। क्या कॉस्ट ग्रांट होती है क्या? एक्चुअल में नहीं होती। आगे बढ़िए। द कोर्ट्स हैज वेरी वाइड डिस्क्रिप्शन इन द मैटर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग, बट कोर्ट पावर मस्ट बी एक्सरसाइज्ड जुडिशली विद ग्रेट केयर। कोर्ट के पास में तो बहुत पावर है सर, लेकिन कोर्ट को ये पावर का कैसे यूज करना चाहिए? जुडिशियसली और केयर के साथ में। सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट हैज साइडेड वन मोर केस, गंगाबाई जजमेंट। अब गंगाबाई को भी देख लीजिए तुम। इफ यू वांट आई विल शेयर दिस जजमेंट टू द ग्रुप। ग्रुप है उसमें भी। कल वाले जजमेंट शायद मैंने भेजे नहीं ना, अभी भेज देता हूँ। कल वाले दोनों जजमेंट पढ़ लीजिएगा। जजमेंट्स पढ़ने की हैबिट डालिए, एक खौफ निकल जाएगा जजमेंट्स पे। आगे देखिए गंगाबाई ने क्या बोला है। गंगाबाई देखिए अब आप, गंगाबाई में क्या क्या कहा गया है, गंगाबाई को पढ़िए। द पावर टू अलाउ एन अमेंडमेंट इज अनडाउटली वाइड and may be at the stage of appropriately exercising the interest of justice. The law of limitation, notwithstanding. अब ये जो लाइन लिखी है इसका मतलब बताओ मुझे कि आपके पास में बहुत पावर है लेकिन लिमिटेशन का ध्यान रखना है। ऐसी जगह अलाउ मत कर देना जिसका टाइम पीरियड जा चुका है, क्योंकि अमेंडमेंट का प्रभाव क्या होता है? पीछे वाली डेट से होता है। अभी तो उसने लिखा नॉट विथ स्टैंडिंग, ठीक है ना, द लॉ ऑफ लिमिटेशन नॉट विथ स्टैंडिंग। नॉट स्टैंडिंग को बोलते हैं नॉन ऑब्स्टेंटे क्लोज। क्या बोलते हैं इसे? नॉट ऑब्स्टेंट, किसी बात के अधीन होते हुए भी। हिंदी में बोलते हैं इसको किसी बात के अधीन होते हुए भी। किसी बात के अधीन होते हुए भी हमें किसकी पालना करनी है? परिसीमा अधिनियम की। नो ऑब्स्टेंट क्लोज मतलब होता है कि इसका एक ओवरराइडिंग इफेक्ट है। तुमने कुछ भी लिख दिया ठीक है, लेकिन लिमिटेशन का ध्यान रखना है। लिमिटेशन को तुम ओवरराइड नहीं कर रहे हो। लिमिटेशन तो लिमिटेशन ही है। यू कैन नॉट ओवरराइड लिमिटेशन एक्ट अब अदर एक्ट्स। मतलब ये थोड़े ना कि आपको एक अधिकार दे दिया है, कोई आपके पास एक पूर्वगामी प्रभाव है कि आप लिमिटेशन को दाग जाओ, ऐसा है क्या? ये बात लिख रही है, आगे पढ़ो। बट द एक्सरसाइज ऑफ सच far reaching discretionary power is governed by the judicial considerations and wider discretion. Greater ought to be care and circumspect part of the court. Circumspection का मतलब होता है शक। जजेस क्या करते रहते हैं? हमेशा शक। वो हर चीज को ऐसे देखते हैं, अरे यार कुछ गलत तो नहीं है इसमें। उनकी हैबिट हो जाती है, जैसे किसी के घर में है होगा जज, होंगे जज, तो आप देखना कभी वो हर चीज को बहुत ही मेटिकुलसली ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि उनकी हैबिट ऐसी हो गई है। जैसे मेरे एक दो है ना रिलेटिव, जानते ही हो, उनका भी ऐसे रहता है उनसे जैसे। और इस चक्कर में ठगाई में और आते हैं, इस चक्कर में ठगाई में और आते हैं। ऐसे मेरे है परिवार में एक दो जज। तो अब कोई चीज मार्केट में अगर आप अच्छे से नेगोशिएट करोगे और थोड़ा सा रिग्रेस नेगोशिएट करोगे ना मार्केट में घूम के, तो आपको सस्ती पड़ जाएगी। लेकिन अगर वही आपको पता लगा कि ये जज है या ये है, जो रेट आपको देगा वो इससे कह देगा ना, सर आपके लिए ही मैं सबसे बेस्ट रेट दे रहा हूं। तो हम क्या करते हैं? मान लेते हैं कि हाँ यार ये सबसे बेस्ट है। लेकिन जब मार्केट में 4 इंक्वायरी करते हैं ना, अरे यार क्योंकि उसने इसलिए कहते सर आपके लिए ही सबसे कम डिस्काउंटेड रेट है ये। तो उसका क्या सर्विस इतने होते हैं कि उनको कुछ बोलोगे सर सबसे बढ़िया, किसी 10 लोगों से पूछ लीजिए सर आप सबसे बेस्ट परफेक्ट रेट, तो आदमी कहते ठीक है यार, बोल रहा तो सही होगा। और वही अगर कहीं और जाएंगे कि जज साहब आए थे क्या तुम्हारे वहां इंक्वायरी करने, हमारे यहाँ भी आए थे, तो फिर उसको लगा कि यार जो जगह जाऊंगा तो मेरी भी रेपुटेशन की। तो जजेस की आदत होती है सर्कमस्पेक्ट करने की, हर चीज में शक की निगाह से देखते हैं कि यार ये ऐसा तो नहीं है, तो वैसा तो नहीं है। तो लिखा ना सर्कमस्पेक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द कोर्ट, तो पार्ट ऑफ द कोर्ट ही है। कोई भी डॉक्यूमेंट आप उनको देंगे ना तो उसको देखते हैं जैसे ऐसे करके, अरे कुछ ठीक तो नहीं, ओके, फिर ऊपर एक रिकॉर्ड लिखते हैं, रिकॉर्ड में डेटा जमा कर लेना, फाइल में लगा दीजिए। बहुत तो क्या बताऊं। और कुछ ऐसे होते हैं जो आपको डॉक्यूमेंट देंगे ना तो उसके साथ एक एफिडेविट मांग लेंगे कि इसको एफिडेविट के साथ लेके आइए, शपथ पत्र दीजिए इस पे कि दस्तावेज सही है।
और मेरी ज्ञान जानकारी के अनुसार है। बहुत सर्कमस्पेक्ट, क्योंकि साइन होते हैं ना, ऑन द रिकॉर्ड क्यों ले लिया आपने जब वो जाली था, तो बिना एफिडेविट के क्यों ले लिया? अरे बहुत इंक्वायरी बढ़ जाती है। तुम लोग भी कभी भी कोई डॉक्यूमेंट, कभी जज बन जाओ तो कोई भी डॉक्यूमेंट डायरेक्टली मत ले लेना, ऑलवेज ऑन एफिडेविट। किस पे लेना? हमेशा शपथ पत्र पे होना चाहिए। एफिडेविट दो, उसके साथ ही डॉक्यूमेंट दो, हम कोर्ट में सबमिट कर रहे हैं, इसके साथ एक एप्लीकेशन लगाओ टू एडमिट दिस एप्लीकेशन, तब जाके मैं अलाउ करूंगा। और बहुत सर्कमस्पेक्ट होता है ये जो शब्द है ना, सर्कमस्पेक्ट, इसका मतलब ये होता है कि हर चीज 10 बार ऐसे ठोक बजा के ही चीज आएगी। चलिए इसमें लिखिए, केस का नाम लिखिए प्लीज, केस का नाम नोट कीजिए। केस का नाम नोट कीजिए प्लीज, पूरा नाम नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना? रेवा जीतू बिल्डर्स। रिपीटेटिव बात है, एलआईसी वाला जजमेंट भी लिखवाना है ना मेरे को भी। पहले तुमको मैं भेज देता हूँ, तुम जब तक जजमेंट का नाम लिखो। अपना जल्दी एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है, आरजेएस का इवनिंग बैच। जनवरी के बाद से, जनवरी के बाद मतलब 19 जनवरी के एक बार इनका एपीओ का प्री हो जाए, देन आई विल स्टार्ट दैट बैच। उसको थोड़ा प्रचार करना पड़ेगा ना, उसका 1-1.5 महीने पहले रजिस्ट्रेशन ओपन करेंगे, ताकि उसमें 5, 7, 8 बच्चे से भी स्टार्ट हो। तो क्योंकि धीरे 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 देखो चीजें होती है, आप एकदम से चाहे कि ओवरनाइट हर चीज वेलकम हो जाए। क्या नाम था जजमेंट का, एलआईसी वाले का? ठीक है, जी भी पार्टी वाला साहब का था ना जजमेंट। पार्टी वाला साहब ने दिया था जजमेंट। अरे वंडरफुल जजमेंट देते हैं पार्टी वाला साहब। अभी नहीं, अभी थोड़ी बोल रहा हूँ मैं, जब तो सुप्रीम कोर्ट डिलीवेट हुई तब से बोल रहा था कि वो जज आएंगे ना, तब तुम देखना इनके जजमेंट जो होते हैं, दे आर वंडरफुल जजमेंट। वो क्या लिखते हैं, मैं आपको इसका ऑर्डर 6 रूल 17 की गाइडलाइंस उन्होंने भी साइड की, मैं आपको भी दिखाता हूँ। पैराग्राफ नंबर 70 में ना, इसमें इसमें जो बोला गया वो 1-2 लाइन लिख लीजिए। The court has discussed the basic test for amendment in this case. The court has discussed the basic test for amendment in this case. न्यायालय ने इस मामले में संशोधन के लिए किया जाने वाला न्यायालय ने इस मामले में संशोधन के लिए किया जाने वाला परीक्षण का सिद्धांत स्थापित किया। परीक्षण का सिद्धांत स्थापित किया। ठीक है ना? जजमेंट का नाम लिखिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन वर्सेस एनजीओ बिल्डर्स। दिस इज वेरी वंडरफुल जजमेंट। इसी साल का जजमेंट है, 2024 का ही, बहुत अच्छा जजमेंट है। नहीं, 2022 का जजमेंट है, 1 सितंबर 2022 का। इट्स अ वंडरफुल जजमेंट। इस जजमेंट का पैराग्राफ नंबर
देखिए हर चीज एक ही बात बोल रही है, ये ऑर्डर टू रूल टू में भी शायद मैंने पढ़ाया था ना आप लोगों को। All amendments are to be allowed which are necessary for determining the legal question in controversy, provided it does not injustice to the prejudice to the other side. मतलब वही सेम बात जिसने बोली है जेवर, उसने बोली है अपने जजमेंट ने, रेवा जी तूने जो बोली उसी को यहाँ पे रिपीट कर दिया सर। दिस इज द मैंडेटरी चीज है, एज इज अपरेंट फ्रॉम द यूजर्स वर्ड शेल इन द लेटर पार्ट ऑफ ऑर्डर 6 रूल 7। ये जजमेंट मैंने भेजा था ना आप लोगों को, ग्रुप पे है ना, अभी वो 3 जजमेंट भेज दिए मैंने आपको, ठीक है ना, उसको भी देख लीजिएगा। एक इसमें ये वाला पॉइंट देखिए आप, अमेंडमेंट के ऊपर बहुत डिटेल में इस पॉइंट को डिस्कस किया है। पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, कुछ छोड़ ही नहीं सकते सर, इतना अच्छा जजमेंट है ये, पूरा ही पढ़िएगा प्लीज, ठीक है ना। If the amendment is required, the effective and proper education of the contribution of the parties to avoid multiplicity of the proceeding, ये सर इसमें शर्त दी है, इसमें कुछ कंडीशंस बताई है इसने, आगे पढ़िए। द अमेंडमेंट डज नॉट रिजल्ट इन द इनजस्टिस टू द अदर साइड, क्या क्या अमेंडमेंट का होना चाहिए, ये जो पैराग्राफ है इस संजीव लिमिटेड वाले का, इसका पैराग्राफ नंबर 70 के सारे अमेंडमेंट्स के लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है। By the amendment, the party seeking amendment does not seek to withdraw any clear admission made by the party which confers a right of the other side. The amendment does not arise a time barred claim, मतलब amendment एक time barred claim को नहीं लेके आएगा, resulting in divesting the other side a valuable accrued right. आगे पढ़िए। A prayer for amendment is generally required, allowed not unless. आगे पढ़िए। By the amendment a time barred claim is sought to be reintroduced, in which case the claim would be time barred becomes a relevant factor for consideration. The amendment changes the nature of the suit. सारे पॉइंट देख लीजिए। Where the amendment changes the nature of the suit or the cause of action as to set up the entirely new case foreign to the case set up in the plaint, the amendment must be disallowed. मैंने बताया था ना आपको अभी कि अगर आप उस चीज को क्या करते हो सर, सब्स्टिट्यूट कर देते हो कोर्स ऑफ एक्शन को, देखो यहाँ पे लिखा है Where the amendment changes the nature of suit, अगर वाद की प्रकृति बदल दे, आपने सर सूट फाइल किया था मेंटेनेंस के लिए, अब आप क्या चाहते हो, अभी मेंटेनेंस का सूट को किस में बदल दिया जाए, डाइवोर्स के केस में बदल दिया जाए, कैसे बदलेगा सर, डाइवोर्स एक फैमिली कोर्ट में जाता है, मेंटेनेंस का जो है वो अपने इधर आएगा, सीपीसी का आता है, तो वो तो आइडेंटिकल नेचर, डिफरेंट नेचर है उनका। आगे देखिए, अगर कोर्स ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो सेटअप है एंटायरली न्यू केस, अगर आप पूरा न्यू केस, जैसे मैंने बताया था आपको P1 प्रॉपर्टी को उठा के अब P2 के लिए नया केस लेके आओ, अगर आप एंटायरली न्यू केस लेके आ रहे हो अमेंडमेंट के थ्रू, तो ये कह रहा है अगर आप प्लेन में करते हो तो अमेंडमेंट मस्ट बी डिसअलाउड, इसको डिसअलाउ कीजिए। वेयर हाउएवर द अमेंडमेंट sought is only with respect to the relief in the plaint, अगर इसको रिलीफ में कोई अनुतोष पार्टी ने कोई रिलीफ मांगी, रिलीफ में अमेंडमेंट करना है, तो फिर आप उसको यूजुअली क्या कर दो, अलाउ कर दो। आगे देखिए, वेयर द अमेंडमेंट इज सोट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल, आप ऐसे चीज का अमेंडमेंट मांग रहे हो जब ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ था, ट्रायल शुरू नहीं हुआ था, उसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सर, जैसे प्लेंट रिटन स्टेटमेंट सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, ट्रायल तो इसके बाद शुरू होगा ना, तो मतलब आप उस चीज का अमेंड कर रहे हो जब ट्रायल स्टार्ट भी नहीं हुआ था, जब ट्रायल स्टार्ट भी नहीं हुआ था, जब ट्रायल स्टार्ट भी नहीं हुआ था, द कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू बी लिबरल, तो कोर्ट को क्या कहना चाहिए सर, लिबरल रहना चाहिए उस टाइम तक, क्योंकि जब ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ तो किसी पार्टी के राइट्स अफेक्ट नहीं हो रहे, ट्रायल शुरू हो गया उसके बाद पार्टीज के राइट इफेक्ट होंगे ना। Its approach, the court is required to bear in mind the fact the opposite party would have a chance to meet the case set up in the amendment, और क्योंकि क्या होता है ना सर, कोर्ट को ये भी बात का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे प्लेंट के फैक्ट्स आ चुके हैं, रिटर्न स्टेटमेंट के फैक्ट्स आ चुके हैं, कोर्ट को सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, कोर्ट को ये बात का भी ध्यान रखना चाहिए, अगर आप लिबरल रहते हैं भाई, ट्रायल शुरू होने के पहले अगर आप लिबरल हैं, आप इजीली अलाउ कर देते हैं अमेंडमेंट, लेकिन कोर्ट को ये भी बात ध्यान रखना चाहिए कि भैया सामने वाली पार्टी को तो तेरे सारे पत्ते पता है ना, तूने अपने सारे पत्ते कहाँ लिख दिए,
लिख दिए। तो कोर्ट को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई वो इसी चीज को अमेंड ना कर दे जिससे उसका डिफेंस खत्म हो जाए। मान लीजिए इसने इस चीज का डिफेंस ले लिया, अब ये चाहता है अपने प्लेंट में अमेंड करना ताकि डिफेंस बदल जाए। बात समझ में आई? तो ये आप लाइन पढ़िए। The court is required to bear in mind, कोर्ट को भी बात दिमाग में ध्यान रखनी चाहिए, the fact that the opposite party would have a chance meet the case set up in the amendment, वो अपने केस को क्या कर ले, सेटअप कर ले। क्योंकि देखो ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, लेकिन सामने वाली पार्टी के पास में उसका प्लेंट भी है, दूसरे सामने वाली का, और रिटन स्टेटमेंट भी है। अरे मुझे तो पता है ना कि तुमने मेरे खिलाफ क्या क्या डिफेंसेस लिए हैं, अगर मैं उसी टाइम अमेंड कर दूं तो कोर्ट को भी ध्यान रखना है। आगे पढ़िए। Chance to set up the amendment as such where the amendment does not result in is irreparable loss, prejudice to the other party, or deviates to the other party an advantage which had secured a result of an admission by the party seeking an amendment, the amendment is required to be allowed. अब कोर्ट कह रहा है कि अगर दूसरी पार्टी को अपूर्ण क्षति नहीं होगी, जैसे मान लीजिए सामने वाली पार्टी को डिफेंसेस पता लग गए, अब प्लेंट ये जो है ना वादी, ये स्मार्टनेस दिखा रहा है, ये चाहता है कि मैं अभी अपने ग्राउंड बदल देता हूं, सामने वाला फंस जाएगा। तो कोर्ट कह रहा है कि भैया देखो ट्रायल के पेमेंट करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बात का भी तुम्हें ध्यान रखना है, इस बात का भी तुम्हें ध्यान रखना है कि वो प्रीजुडिस कोज ना करे, दूसरी पार्टी को इर्रेपरेबल लॉस ना करे, मतलब अपूर्णीय क्षति ना दे दे। तुम अगर अलाउ कर दोगे उसको अमेंड करने की तो दिक्कत हो जाएगी। Equally, where the amendment is necessary for the court to effectively adjudicate the main issue in the controversy between the same party, the amendment should be allowed. This is Vijay Gupta गंगाधर गांधी का केस है, दिस इज 2022 सुप्रीम कोर्ट केस। तो इसमें पैराग्राफ नंबर 70 को प्लीज रीड कर लीजिएगा। मैं केस को वापस भेज दूंगा, भेजा वही है, वैसे क्या भेज दूंगा, भेजा वही है, ग्रुप में डाल रखा है केस, ये केस ग्रुप में डाल रखा है, उसको प्लीज देख लीजिएगा। भाई ये जो केस है, ये जो केस है संजीव बिल्डर वाला केस है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस। पैराग्राफ नंबर 70 बहुत रिलेवेंट है इसका। कुछ ये केस एसआरए से भी डील करता है, सेक्शन 21 स्पेशल इफेक्ट, तो तुम पढ़ लेना, इसके हेड नोट्स हैं इस केस में। इस केस में क्या दिए हुए हैं, हेड नोट्स ग्रुप में डाले हुए। हेड नोट्स का मतलब होता है कि केस की समरी हेडिंग के रूप में लिखी हुई है, लिखी हुई ना इस केस के अंदर। चलिए केस का नाम लिखिए, एक ऐसा लिखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोवाइजो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ, यह खत्म हो गया टॉपिक, ठीक है ना। केस का नाम, हेडिंग लिखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोवाइजो। आदेश 6 नियम 17 के परंतु का उद्देश्य है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोवाइजो ऑफ ऑर्डर 6 रूल 17, ऑफ ऑर्डर 6 रूल 17। आदेश 6 नियम 17 के परंतु का क्या उद्देश्य है, आदेश 6 नियम 17 के परंतु का क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है। अब इसका पर्पस डिस्कस किया है चंद्रकांत बंसल, राजेंद्र सिंह आनंद में। अब मैं आपको चंद्रकांत बंसल, राजेंद्र सिंह आनंद के कुछ बता देता हूँ। This is 2008 Supreme Court. परंतु देख लेना, परंतु क्या बोलते हैं, परंतु क्या बोलते हैं कि अगर सम्यक तत्परता से भी, ड्यू डिलिजेंस से भी अगर पार्टीज को पता नहीं लग पा रहा है कोई भी पॉइंट जो उसको रेज करना चाहिए था, तो फिर बाद में उसको अलाउ नहीं किया जाए। समझ में बात आई? अगर सम्यक तत्परता पता लग जाता तो उसको अलाउ नहीं करना चाहिए, और नहीं लग पा रहा है तो उसको अलाउ कर देना चाहिए लेटर ऑन। प्रोवाइजो बेसिकली कहता है, देखिए जो प्रोवाइजो है ना, मैंने आपको पहले ही बताया, ये प्रोवाइजो 2002 में जोड़ा गया, 2002 अमेंडमेंट एक्ट में, और 1999 से लेकर 2002 तक ये पूरा ऑर्डर 6 रूल 17 को ही हटाने की बात चल रही थी कोर्ट के अंदर। इसको हटा दो, इसको रिमूव करो। माल्यामात कमेटी ने भी बोला कि इसको हटा दिया जाए, क्योंकि डिले का सबसे बड़ा कोज क्या है, अमेंडमेंट। ये बार बार संशोधन होता रहता है, बार बार पार्टीज क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है, तो इससे अल्टीमेट बहुत डिले हो रहा है कोर्ट प्रोसीडिंग्स के अंदर।
अभी तुमको कल को इंटरव्यू में सिविल जज ऑनरेबल जस्टिस पूछ ले हाईकोर्ट जजेस कि बताओ डिले को कैसे काउंटर करेंगे आप कोर्ट के अंदर, आप ये मत बोल देना कि सर ऑर्डर 6 रूल 17 को मैं हटा दूंगी, लाउ नहीं करूंगी, ये सब फालतू बात मत करना। क्या बोलना है, सर ऑर्डर 6 रूल 17 को अगर बहुत जुडिशियसली यूज किया जाए, एज ए मैटर ऑफ रूटीन यूज ना किया जाए, तो बहुत सारी डिले कम हो सकती है। मैं आइडेंटिफाई करूंगी कौन से केसेस ज़्यादा लंबे टाइम से पेंडिंग है, 10 ईयर 15 ईयर 20 ईयर के केसेस कौन से पेंडिंग है, पहले उनको डिस्पोजल मेरी प्रायोरिटी होगी कोर्ट में जाने के बाद, मैं सबसे पहले उनको डिस्पोज करूंगी। जो केसेस हैं जिनके अंदर एमिकेबली सॉल्यूशन हो सकता है पार्टीज को, तो मैं उसको प्रमोट करूंगी। ये सब आंसर बोलने होंगे, ठीक है ना। एमिकेबली सॉल्यूशन अगर हो सकता है, अगर पक्षकारों के मध्य समाधान हो सकता है, तो समाधान में पक्षकारों के मध्य कराऊंगी। मैं चाहता हूं तुम इंटरव्यू को लीड करना सीखो। जैसे तुमने आंसर बोला, सबसे तुमने लास्ट आंसर क्या होना चाहिए तुम्हारा, एमिकेबली सॉल्यूशंस प्रमोट करूंगी इन द कोर्ट, ठीक है। तुमने बोल दिया कि वी विल सर आई विल ट्राई टू प्रमोट एमिकेबल सॉल्यूशन बिटवीन द पार्टीज। अब उनका दूसरा सवाल तुम्हारे इस सवाल से आना चाहिए कि एमिकेबल सॉल्यूशन क्या होते हैं, या फिर एडीआर क्या है, या फिर लोक अदालत क्या है। तुम इन सवालों से तैयार रहो, तुम मेंटल माइंड फ्रेम लेके जाओ कि मेरे को ये सवाल जो अपना जहां पे खत्म करना है वहीं से सवाल आना चाहिए। इंटरव्यू को लीड तुम करो, और जब ये चीज सीखेंगे आप, पहले पढ़ लीजिए सब कुछ, जब आपका बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ होगा ना सब कुछ, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई रोक सकता है, ना प्री में ना मेंस में ना इंटरव्यू में। लेकिन एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, और आपका हार्डवर्क मुझे चाहिए, मेहनत कीजिए बहुत दम लगा के। कैसे सफल नहीं होते हम भी देखते हैं। ये लकीरें बदल दी जा सकती है, ना कोई नामुमकिन चीज है क्या लकीरें बदलना। हार्डवर्क कीजिए, ये फील्ड हार्डवर्क मांगता है। एक और किसका नाम लिखिए, मोहिंद्र कुमार मेहरा, रूप रानी मेहरा, इसी में लिखिए, दोनों में सेम ही बात बोली थी। मोहिंद्र कुमार मेहरा, रूप रानी मेहरा, दिस इज 2018। लिखिए, इन दीज टू केसेस इट वॉज हेल्ड दैट, इन दोनों मामलों में न्यायालय ने अभिनत क्या की, इन दोनों मामलों में न्यायालय ने अभिनत क्या की। इन दीज टू केसेस द कोर्ट हेल्ड दैट, इन दीज टू केसेस द कोर्ट हेल्ड दैट, इन दोनों मामलों में न्यायालय ने अभिनत क्या की। द प्रोवाइजो हैज बीन एडेड टू प्रिवेंट सरप्राइजेस, the proviso has been added to prevent surprises, to prevent, the proviso has been added to prevent surprises to the other party, surprises to the other party। परंतु का उद्देश्य यह है कि, परंतु का उद्देश्य है कि विरोधी पक्षकार, विरोधी पक्षकार, विरोधी पक्षकार, विरोधी पक्षकार अभिवचनों को आश्चर्यपूर्वक ना लें, विरोधी पक्षकार अभिवचनों को आश्चर्यपूर्वक ना लें। because by the time trial commence, because by the time trial commence, क्योंकि जब तक विचारण प्रारंभ होता है, क्योंकि जब तक विचारण प्रारंभ होता है, by the time trial commence, the parties have a sufficient knowledge, विचारण प्रारंभ होता है, तब तक पक्षकारों के पास मामले की पर्याप्त जानकारी उपलब्ध हो जाती है, पक्षकारों के पास मामले की पर्याप्त जानकारी उपलब्ध हो जाती है। एंड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, और विचारण प्रारंभ होने के पश्चात यदि, एंड इफ आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, और यदि विचारण प्रारंभ होने के पश्चात यदि A new fact raised by the amendment, किसी नए तथ्य को संशोधन द्वारा लाया जाता है, A new fact raised by amendment, then the opposite party will taken, तो विरोधी पक्षकार इस नए तथ्य को आश्चर्यपूर्वक लेंगे। Then the opposite party will taken this fact by surprise,
पार्टी विल टेक दिस फैक्ट बाय सरप्राइज, विरोधी पक्षकार इस तथ्य को आश्चर्यपूर्वक लेंगे, एंड दिस में रिजल्ट इनटू इनजस्टिस, एंड दिस में रिजल्ट इनटू इनजस्टिस, और यह और यह और यह और यह और यह पक्षकारों के मध्य अन्यायपूर्ण होगा, और यह पक्षकारों के मध्य अन्यायपूर्ण होगा, पक्षकारों के मध्य अन्यायपूर्ण होगा, अन्यायपूर्ण होगा। ठीक है, चलिए खत्म हुआ है यहाँ पे। ऑर्डर 6 रूल 18, ऑर्डर 6 रूल 18 आई थिंक सफिशिएंट। हमने इसको स्ट्रेच किया है टॉपिक को, तीन दिन हमने पढ़ा इस टॉपिक को, 3 से 4 दिन हो गए, आज ये टॉपिक यहाँ खत्म हो रहा है। ऑर्डर 6 रूल 18 देखिए, ऑर्डर 6 रूल 18 एक चीज का आंसर देता है, वो ये है सर कि कितने दिनों में आपको क्या करना है सर, कितने दिनों में आपको अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग करना है। सवाल तो ये है ना कि सर कितने दिनों में आपको अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग करना पड़ेगा, मतलब अभियोजन में संशोधन कितने दिन में करना पड़ेगा। देखिए सर, 2 प्रोविजन समझिए इसके लिए। अगर मान लीजिए कोर्ट ने फिक्स किया है टाइम, अगर टाइम किसने फिक्स किया है, जैसे मान लीजिए कोर्ट ने आपको बोला सर ओके 7 days ग्रांटेड, हमने सर वी वांट टू अमेंड द एप्लीकेशन, वी वांट टू अमेंड द पिटीशन, वी वांट टू अमेंड द प्लेंट, वी वांट टू प्लेंट अमेंड द रिटन स्टेटमेंट। कोर्ट ने बोला ठीक है, कोर्ट ने खुद की मर्जी से क्या दे दिया, नो टाइम गिवन बाय कोर्ट। और अगर कोर्ट ने कोई टाइम नहीं दिया तो ऑर्डर 6 रूल 18 बोलता है कि दिन कितने आपके पास, 14 डेज। एक बार निकालिए ऑर्डर 6 रूल 18 प्लीज, एक बार ऑर्डर ऑर्डर 6 रूल 18 निकालेंगे एक बार। क्या दिया हुआ सर, 14 डेज, अरे दिख रहा है क्या, 14 डेज। अब यहां से कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है। अब बोलो सर यहाँ से कंट्रोवर्सी, सब कुछ तो ठीक है, क्यों कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हो। देखिए आसान चीज नहीं पढ़ेंगे क्या, टफ। दिमाग का लेवल भी तो बढ़ाना है तुम्हारा, फोकस होके बैठना और कंसंट्रेशन होके बैठना। ये टॉपिक बहुत दिमाग खराब करता है, याद रखना। बड़े बड़ों को समझ में नहीं आता ये टॉपिक, जो समझाने वाला हूँ। तुमको लगेगा सर इसमें समझना क्या है, सिंपल सी बात है, 7 दिन आपने बोला, ये तो मैंने इलिजिनरी डेट बताई, तो अपने मैंने मन से ही बताया कि 7 दिन, समझिएगा। देयर इज ए प्रोविजन जिसको हम बोलते हैं सेक्शन 148। एक बार जाके धारा 148 में जाइए, एक बार धारा 148 निकालिए प्लीज। जाके एक बार सेक्शन 148 देखिए, 148 देखिए प्लीज। और 148 में आपको बहुत खूबसूरत चीज दिखाता हूं मैं, आपको पता बताता हूं सीपीसी की खूबसूरती। 148 क्या कहता है, हाँ एनलार्जमेंट ऑफ टाइम क्या बोलता है, वेर एवर एनी पीरियड इज फिक्स्ड और ग्रांटेड बाय द कोर्ट, ग्रांटेड बाय कोर्ट, अंडरलाइन कीजिए इसको, एनी पीरियड फिक्स्ड विच एनी पीरियड फिक्स्ड और ग्रांटेड बाय द कोर्ट, याद रखना, फॉर डूइंग एनी एक्ट प्रिस्क्राइब्ड और अलाउड बाय दिस कोड। मतलब इस संहिता में कोई काम करने के लिए, इस सीपीसी में कोई काम करने के लिए कोर्ट ने आपको टाइम दिया है, कोर्ट ने आपको क्या दिया है सर, टाइम दिया है। अब आप मुझे बताइए, अब आ जाइए वहां से वापस वापस बैक टू द स्टोरी आइए। तो देखिए सर, हिंदी में बता देता हूँ, हिंदी में बताया नहीं ना मैंने, न्यायालय ने समय दिया, लिखा होगा ना उसमें, बस उसी को अंडरलाइन करना है।
जहां न्यायालय ने संहिता द्वारा विहित लिखा है ना, जहां न्यायालय ने, तो मतलब समय किसने दिया है? कोर्ट ने समय दिया है। तो 7 दिन किसने दिए हैं? द कोर्ट इज ग्रांटेड 7 days, द सीपीसी हैज नॉट ग्रांटेड टाइम। किसने काम दिया है? कोर्ट ने। आप मुझे बताइए, समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए अगर पार्टी फेल हो जाती है 7 दिन में अमेंडमेंट करने से, या पार्टी फेल हो जाती है 14 दिन में अमेंड करने से, 148 की एप्लीकेशन कहाँ लगेगी? इधर लगेगी, इधर लगेगी। दोबारा दोबारा समझिए और फोकस कीजिएगा, समझ में नहीं आएगा वरना। समझने की कोशिश कीजिएगा। सर शुरुआत में हमको अमेंडमेंट करना था, कोर्ट ने बोला कि ठीक है मैं 7 दिन देता हूँ, 7 दिन में अमेंड कर लो। मान लीजिए पार्टी फेल हो गई अमेंड करने से, या फिर ऑर्डर 6 रूल्स 18 से कोर्ट ने बोला कि ठीक है, कोर्ट ने ऑर्डर शीट में ऑर्डर निकाला, बाय द वर्च्यू ऑफ ऑर्डर 6 रूल 18 14 days has been granted to the party for to make the necessary amendment। मतलब ऑर्डर 6 रूल 18 नियम 18 के अनुसार पक्षकार को 14 दिन का समय दिया जाता है। मान लीजिए पार्टी फेल हो गई है अमेंड करने के लिए, हमने पढ़ा 148 में कि समय बढ़ाने के लिए, अगर आपको समय बढ़ाना है, अगर आपको समय का बढ़ाया जाना है 148 के अकॉर्डिंग, तो हम 148 की एप्लीकेशन इसमें लगाएंगे या इसमें लगाएंगे? एक एक करके देख, जिससे पूछो जी। शांत, 148 की एप्लीकेशन इसमें लगेगी, इसमें लगेगी? न्यायालय ने तो कुछ समय दिया ही नहीं उधर। किसमें लगेगी? 148 की एप्लीकेशन यहाँ लगेगी, वहां लगेगी? एक बार जाके 148 इधर इसमें लगेगी। अच्छा, और कौन बोल रहा है इसमें लगेगी? इसमें किसमें लगेगी? क्यों लगेगी इसमें वो समझो। पहली बात ही अंडरलाइन ही वही कराई 148 में, जहां न्यायालय ने कोई समय निर्धारित किया है, वेयर द कोर्ट हैज फिक्स्ड द टाइम, तो कोर्ट ने फिक्स किया ना इधर, और कोर्ट ने कोई टाइम फिक्स नहीं किया, तो 14 दिन ही है सर वो ऑर्डर 6 रूल 18 से। अगर आपको दिन एक्सटेंड करना है, 7 दिन में नहीं करा पाए, तो 148 की एप्लीकेशन लगाओ। जहां पे भी दिन आएंगे सीपीसी में, जहां कोर्ट अपने मंशी से टाइम दे रहा है, 148 की एप्लीकेशन लगाओ। 148 से मिलते हैं कितने दिन और? 30 दिन और मिलते हैं। 148 की एप्लीकेशन अलाउ कर ली ना, तो न्यायालय ने 30 दिन और दे दिया आपको। और इधर अगर आप 14 दिन में नहीं कर पाए, तो फिर लगाओ 151 की एप्लीकेशन, इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट की एप्लीकेशन, टाइम बढ़ाया जाए। समझ में आई बात? क्योंकि बैरेट में लिखा है ना ऐसा, मैं अपने मन से थोड़ी बता रहा हूं। पर दिस इज द बेसिक डिफरेंस जो समय समझना है यहाँ पे। मैं अपने मन से बता रहा हूँ क्या कि ऐसा कुछ है? अरे बैरेट में लिखा है सब कुछ। ऑनलाइन वाले बच्चे समझ में आया? मीनू आपको समझ में आया मैडम? और अगर आपको इसमें टाइम बढ़वाना है, जहां पे कोई कोर्ट ने टाइम फिक्स नहीं किया था, 151 के एप्लीकेशन लगेगी फिर एनहांस के लिए, क्योंकि वो इनहेरेंट पावर की बात समझ में आई? अरे समझ में आई नहीं? समझ में आई कहानी? टाइम दो ही तरह से होता है अमेंड करने का, या तो कोर्ट फिक्स कर दे, और कोर्ट ने फिक्स नहीं किया है तो फिर 14 डेज तो है ही। या तो कोर्ट फिक्स कर दे, और कोर्ट ने फिक्स नहीं किया है तो फिर 14 डेज तो है ही। आपने बोला सर अमेंड करना है, ठीक है कर लो अमेंड, तो ऑटोमेटिकली 14 डेज है आपके पास, क्योंकि कोर्ट ने कोई चीज फिक्स नहीं करी है। 14 डेज बाद आप बोलोगे सर वो अमेंड नहीं कर पाए, तो कोर्ट कहेगी 151 की एप्लीकेशन लगाओ, और टाइम देता हूँ। सर 151 की एप्लीकेशन सर और टाइम बढ़वाना है, क्योंकि 14 दिन में हम नहीं कर पाए और आपने कोई टाइम दिया नहीं था, तो देगी ना कोर्ट ऑर्डर कि आफ्टर दिस नो एप्लीकेशन शेल बी एंटरटेन्ड। इस आवेदन के पश्चात कोई भी आवेदन न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। बार बार ही तुमको आवेदन लगवाएं, ठीक है ना? दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसको लिखवाना है, चलो लिखवाऊं क्या? लिख लीजिए, इसमें 1-2 लाइन लिख लीजिए, मैं खत्म करूंगा फिर। If a party has failed to amend the pleading, if party has failed
to amend the pleading within given the specific time period, within given the specific time period, यदि आदेश के पश्चात संशोधन करने में, यदि आदेश के पश्चात संशोधन करने में, यदि आदेश के पश्चात संशोधन करने में पक्षकार असफल रहता है, पक्षकार असफल रहता है, तो then such party has 14 days, then such party has 14 days, then such party has 14 days to make necessary amendment. तो उस पक्षकार के पास 14 दिवस का समय होगा, 14 दिवस का समय होगा ताकि वह आवश्यक संशोधन कर सके, ताकि वह आवश्यक संशोधन कर सके, ताकि वह आवश्यक संशोधन कर सके। और इससे ज्यादा समय चाहने के लिए, एंड if the party wants more time for amendment of pleading, and if the party wants more time for the amendment of pleading, और इससे ज्यादा समय चाहने के लिए, the party has to make an application under section 151. The party has to make an application under section 151 CPC. और इससे ज्यादा समय चाहने के लिए पक्षकार को धारा 151 में आवेदन करना होगा, पक्षकार को धारा 151 में आवेदन करना होगा। पैराग्राफ संख्या लिखिए, however, paragraph संख्या लिखिए, however, if no time period, however, if the court has fixed some time period, however, if the court has fixed some time period, हालांकि यदि न्यायालय ने कुछ समय निर्धारित किया है, और पक्षकार and party failed to amend in the prescribed time period, and the party has failed to amend in the prescribed time period, और पक्षकार विहित काल में संशोधन करने में असफल रहता है, and the party has failed to amend in the prescribed time period, thereafter for enhancement of time period, तो इसके पश्चात समय में बढ़ोतरी के लिए, enhancement for the time period, the party has to move an application under section 148. समय में बढ़ोतरी के लिए पक्षकार को धारा 148 के अंतर्गत आवेदन करना होगा, पक्षकार को धारा 148 के अंतर्गत आवेदन करना होगा। डन। कोर्ट ने टाइम फिक्स किया है तो 148, कोई टाइम फिक्स नहीं है और बैरेट में कोई टाइम दिया हुआ है तो कहां जाना है 150।